तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो काफिर? तुमने मुझसे प्यार का वादा किया था और अब तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो। आशीर्वाद विस्फोट। डैनियल, इस हैरान कर देने वाली कहानी में उतरने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। मीटर डैनियल ने अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव के दौरान छोड़ दिया था ताकि वह अपनी दूसरी प्रेमिका के पास जा सके। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसके लिए एक चौंकाने वाली सरप्राइज तैयार की थी। जानिए, इसके बाद क्या हुआ। आराम से बैठिए, आराम कीजिए और कहानी का आनंद लीजिए। लीसा ने अपनी सूजी हुई पेट को कसकर पकड़ा। जैसे ही दर्द की एक और लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। बच्चा आने वाला था। नर्सों ने कहा था कि वह पहले ही 6 सेंटीमीटर खुल चुकी है। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके पास खड़ा था उसका पति डैनियल, या कम से कम वह वहां खड़ा था। लेकिन उसका शरीर सख्त था। उसकी आंखें उसके फोन पर चिपकी हुई थीं। वह स्क्रीन पर बार बार टैप कर रहा था, संदेशों को घबराए हुए चेक कर रहा था और अपने सामने खड़ी महिला को नजरअंदाज कर रहा था। वही महिला जो उसका बच्चा पेट में लिए हुए थी। लीसा ने अपने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। डैनियल, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। कृपया मेरे साथ रहो। मुझे डर लग रहा है। वह ऊपर तक नहीं देखा। हाँ, हाँ, मुझे पता है बेबी। मैं बस 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा, उसने जल्दी से कहा, शांत दिखने की कोशिश करते हुए। लीसा ने अपनी पूरी ताकत से उसकी शर्ट का कोना पकड़ लिया। मुझे अकेला मत छोड़ो। अभी नहीं। डैनियल ने धीरे से उसका हाथ हटा लिया। मैं वादा करता हूं, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। बस एक कॉल है, कहे। वह कमरे से बाहर चला गया। हाल ही में अस्पताल के हॉलवे में डैनियल की पूरी ऊर्जा बदल गई। वह दीवार के खिलाफ झुका, अपना फोन निकाला और मुस्कुराया। यह वह पहला असली मुस्कान था जो उसने पूरे दिन में दी थी। उसने एक नंबर डायल किया। हे बेबी, उसने कहा। उसकी आवाज अब मुलायम थी, जैसे वह लीसा से बात नहीं कर रहा था। हाँ, मैं जा सकता हूं। वह प्रसव पीड़ा में है, लेकिन इसमें घंटों लगेंगे। उन्होंने कहा है कि वह अभी पूरी तरह से खुली भी नहीं है। मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। वह रुका, सुनते हुए। मैंने भी तुम्हें मिस किया, उसने फुसफुसाया। मुझे तुम्हें देखना है। मुझे किसी के साथ रहना है जो मुझे जीवित महसूस कराए। तुम समझ रहे हो ना? यही वह सब था जो उसे सुनना था। डैनियल ने फोन रखा, अपना फोन बंद किया और सीधे अस्पताल के दरवाजों से बाहर चला गया। लीसा को अंदर अकेला छोड़ते हुए, दर्द में रोते हुए। उसे अभी तक नहीं पता था, लेकिन वह बिना अपने पति के पास दिए बच्चे को जन्म देने वाली थी। अस्पताल के कमरे में लीसा रोने लगी। उसने कोशिश की कि न रोए, मजबूत बने, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था, शारीरिक और दिल दोनों। नर्स अंदर आई और चारों ओर देखा। तुम्हारा पति कहाँ है, हनी? उसने दयालुता से पूछा। लीसा जवाब नहीं दे पाई। उसने बस सिर हिलाया। नर्स ने माथा सिकोड़ लिया। उसने पहले भी यह देखा था, बहुत बार। पुरुष जो असली जिंदगी का सामना नहीं कर सकते। पुरुष जो महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत होने पर गायब हो जाते हैं। लेकिन जो इस नर्स और इस अस्पताल ने अगले कदम पर किया, वह सब कुछ बदल देगा। और डैनियल, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जब वह वापस आएगा तो उसके लिए क्या इंतजार कर रहा था। सूरज डूबने वाला था जब डैनियल आखिरकार अस्पताल में वापस आया। उसकी शर्ट थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। महंगे इत्र की खुशबू अब भी उसके साथ थी। यह कुछ ही घंटे हुए थे जब लीसा ने प्रसव का तीव्र दर्द सहा था और उनका चौथा बच्चा दुनिया में लाया था, अकेले, बिना अपने पति के पास के। नर्सों ने बेयरली उसे देखा जब वह प्रसूति वार्ड से गुजर रहा था। वह एक ऐसा आदमी था जो गर्म प्रभाव नहीं छोड़ता था। वह उद्देश्यपूर्ण कदमों से चल रहा था, न कि लीसा की तरफ, न ही उसकी सेहत की जांच करने के लिए, बल्कि सीधे नवजात अनुभाग की ओर। वहां पारदर्शी पालने के पीछे एक छोटा सा इंसान पड़ा था, गुलाबी में लिपटा हुआ, गहरी नींद में, और उसके चारों ओर हो रही नाटक से बेखबर। डैनियल ने मुस्कुराया नहीं। उसने नर्स से मदद नहीं मांगी। उसने इधर उधर नहीं देखा कि लीसा ठीक है या नहीं। इसके बजाय वह पालने के पास गया, थोड़ा झुका, और एक तेज कदम में उसने बच्चे की पैम्पर को ढीला कर दिया।
ड्यूटी पर तैनात नर्स हतप्रभ होकर आगे बढ़ी। सर, कृपया, आप क्या कर रहे हैं? उसने घबराकर पूछा। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें छोटे से शरीर पर टिकी हुई थीं, और फिर उसने देखा, उस चीज का कोई संकेत नहीं था जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। एक लड़की, उसने बुदबुदाया, सिर हिलाते हुए। फिर एक लड़की। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से निराशा से विकृत हो गया। उसने कुछ शब्द मुंह से फुसफुसाए, जो कोई ठीक से नहीं सुन पाया, लेकिन आवाज का स्वर साफ था। निराशा, कटुता, यहां तक कि थोड़ा गुस्सा भी। यह वह नहीं था जो वह चाहता था। फिर से नहीं। यह उनका चौथा बच्चा था, और जैसे तीनों पहले थे, वैसे ही यह भी एक लड़की थी। डैनियल कुछ समय के लिए वहां खड़ा रहा, छोटे से बच्चे को घूरते हुए। फिर उसने अपनी एड़ी घुमाई और बिना किसी को एक शब्द कहे अस्पताल से बाहर चला गया। न नर्सों से, न लीसा से, न ही अपनी खुद की संतान से एक नजर भी डाली। यह वही था, और शायद यही था, जब तक कोई उसे फिर से नहीं देख पाएगा। 3 दिन बाद लीसा अस्पताल के बिस्तर पर बैठी थी। उसका शरीर कमजोर था। उसकी आंखें अनिद्रा से लाल हो चुकी थीं। प्रसव का आनंद जल्दी ही गहरे दुख और उलझन में बदल गया था। उसका पति, वह आदमी जिस पर उसने विश्वास किया था और जिसके साथ उसने अपना जीवन बनाया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। न कॉल, न संदेश, न किसी दोस्त के जरिए कोई खबर। बस खामोशी। नर्सें आती जाती रहीं, नरम शब्दों में आराम देने की कोशिश करतीं, लेकिन वह उनके चेहरों पर चिंता देख सकती थी। वे अब सवाल पूछने लगी थीं। क्या आपका पति अस्पताल में आपको छुट्टी देने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आया है? क्या उसे पता है कि आप अभी भी यहाँ हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह ठीक है? हर सवाल ने लीसा के दिल को तीर की तरह चीर दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास सिर्फ अपनी नवजात बेटी थी, और एक ऐसा दर्द था जो उसकी छाती से हटने को तैयार नहीं था। अस्पताल की नीति के अनुसार माताओं को प्रसव के बाद 3 दिन तक रह सकती थीं। इसके बाद छुट्टी की प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक था। लेकिन डैनियल वापस नहीं आया था, और अस्पताल उसे बिना भुगतान के छोड़ नहीं सकता था। न वार्ड का, न दवाइयों का, न प्रसव प्रक्रिया का। लीसा घबराने लगी। उसने ज्यादा सामान नहीं लाया था। डैनियल ने उसे उस भाग्यशाली दिन अस्पताल तक पहुंचाया था, एक जिम्मेदार पति की तरह व्यवहार करते हुए। फिर वह गायब हो गया था। उसके पास सिर्फ उसका अस्पताल गाउन, उसकी बेटी और टूटा हुआ दिल था। आंसू उसकी आंखों से बहते हुए उसने अपना फोन उठाया और अपने परिवार से संपर्क करना शुरू किया। एक एक करके उसने जो कुछ हुआ उसे बताया। धोखा, परित्याग, और एक ऐसे आदमी की चुप्पी से बाहर निकलने की कहानी जिस पर उसने विश्वास किया था। गांव में लीसा की मां छोटे कोयले के चूल्हे पर भिंडी की सब्जी बना रही थी जब फोन आया। जैसे ही उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी, जो कमजोर और कांपती हुई थी, उसने अपने हाथ से चम्मच गिरा दिया। अरे, लीसा, तुम क्या कह रही हो? डैनियल ने तुम्हें अस्पताल में छोड़ दिया? लीसा की आवाज में दर्द स्पष्ट था, यहां तक कि खराब फोन कनेक्शन के बावजूद। मां, मैं अभी भी यहां हूं। वे मुझे जाने नहीं देंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। डैनियल वापस नहीं आया है। मुझे नहीं पता वह कहां है। मां इफेओमा का दिल टूट गया। उसने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और एक छोटा बैग पैक करना शुरू किया। उसके पास ज्यादा नहीं था, बस कुछ चादरें, थोड़ा पैसा जो उसने सब्जी बेचकर बचाया था, और कुछ रसोई के सामान। उसने सब कुछ एक पुराने यात्रा बैग में लपेटा, अपनी सिर की पट्टी मजबूती से बांधी और अबुजा के लिए निकल पड़ी। उसकी बेटी को उसकी जरूरत थी। उसकी पोती को उसकी जरूरत थी। वह शर्म या गरीबी को उनके अस्पताल में दुख झेलने नहीं देगी। अबुजा के अस्पताल में जब तक मां इफेओमा अस्पताल पहुंची, लीसा अपने बच्चे को अपनी बाहों में थामे रो रो कर सो चुकी थी। नर्सों ने तुरंत समानता पहचान ली और बुजुर्ग महिला का सहानुभूति के साथ स्वागत किया। क्या आप उसकी मां हैं? मुख्य नर्स ने पूछा। जी हां, मैं सीधे एनुगु से आई हूं। मेरी बेटी कहाँ है? उन्होंने उसे अंदर ले जाया, और जैसे ही लीसा ने अपनी मां को देखा, वह फिर से जोर जोर से रोने लगी। बुजुर्ग महिला ने उसे कसकर गले लगा लिया, धीरे धीरे शांति देने वाले शब्द कहते हुए, अपनी बेटी और अपनी छोटी पोती को कांपते हाथों से थामे हुए। बिना देर किए मां इफेओमा ने
बिलिंग ऑफिस को देखने की मांग की। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने जितनी भी नैरा इकट्ठी की थी, वह सब दे दी। पैसे जो उसने महीनों शायद सालों तक बचाए थे। उसने अस्पताल से विनती की कि वे इसे लें और उसकी बेटी को रिहा कर दें। अस्पताल के अकाउंटेंट ने कुल राशि को देखा, एक मामूली राशि, लेकिन पूरी रकम से कम। वह रुक गया। नर्स, जो पीछे से देख रही थी, आगे बढ़ी। सर, उन्हें जाने दें। आप स्थिति देख सकते हैं। यह महिला अपने गांव से सिर्फ अपनी बेटी को बचाने आई है। उस आदमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम इसे निपटा लेंगे। जब लीसा और उसकी मां बच्चे के साथ जाने की तैयारी कर रही थीं, कुछ अप्रत्याशित हुआ। अस्पताल के प्रबंधन ने मां इफेओमा को एक छोटे से ऑफिस में बुलाया। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप आईं। अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी ने शुरुआत की। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि आप जानें कि यह अनदेखा नहीं जाएगा। आपकी बेटी ने जो कुछ सहा है, वह सिर्फ दिल तोड़ने वाला नहीं है। यह अस्वीकार्य है। वह रुका, सीधे उसकी ओर देखा। हम सुनिश्चित करेंगे कि श्री डैनियल वह अस्पताल का बिल पूरी तरह से चुकाएं। आपको वह बोझ नहीं उठाना चाहिए था। और एक बार जब वह चुकाएंगे, हम आपका पैसा आपको लौटा देंगे, हर आखिरी कोबो। मां इफेओमा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी ने पुष्टि की। हम उस आदमी को सहन नहीं करेंगे जिसने अपनी पत्नी और बच्चे को हमारी देखभाल में छोड़ दिया। हमारे पास उसकी पूरी जानकारी है, नाम, फोन नंबर, पता, कार्यस्थल। हम इस मामले को गंभीरता से लेंगे। आपको हमारा शब्द है। घर वापस। लीसा अपनी मां और नवजात बच्चे के साथ घर लौटी। शारीरिक और मानसिक रूप से अभी भी ठीक हो रही थी। उसने पड़ोसियों से सवालों से बचने का फैसला किया और अपनी बेटी के साथ घर में ही समय बिताना चाहा। उसकी बाकी 3 बेटियां, जो एक पड़ोसी के पास रह रही थीं, मां को गले लगाने के लिए दौड़ीं और अपनी नई बहन को देखकर खुशी से झूम उठीं। लेकिन लीसा के दिल में भावनाओं का तूफान था। गुस्सा, धोखा, दुख और इन सब के नीचे कहीं संकल्प। वह अपनी बेटियों को डैनियल के साथ या बिना डैनियल के पालेंगी। वह उन्हें प्यार, ताकत और शिक्षा देगी। जहां तक डैनियल की बात है, उसकी भागने की योजना लंबी नहीं चलेगी। क्या हुआ इसके बाद आपको चौंका देगा। सिर्फ 1 हफ्ते बाद लीसा को अस्पताल से एक कॉल आया। शुभ अपराह्न, मैम लीसा। हम आपको सूचित करना चाहते थे। हमने श्री डैनियल को ढूंढ लिया है और हमने पहले ही एक औपचारिक शिकायत दर्ज कर दी है। उसे अस्पताल के कानूनी बोर्ड के सामने पेश होने के लिए समन्ड किया गया है। लीसा चौंकी, अपनी बेटी को कसकर पकड़े हुए। वह सब कुछ नकारने की कोशिश कर रहा था। नर्स ने जारी रखा, लेकिन हमारे पास दस्तावेज थे। उसका नाम हर फॉर्म पर था। उसका आईडी इस्तेमाल किया गया था। उसका हस्ताक्षर वहां था। उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसे भुगतान करना होगा। लीसा ने दिनों में पहली बार मुस्कुराया। लीसा अपने छोटे से बैठक कक्ष की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी बेटी शांति से उसकी बाहों में सो रही थी। बाहर सूरज उग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान था, जो हफ्तों से जारी था। उसने अस्पताल से आई कॉल को बार-बार अपने दिमाग में दोहराया। हमने श्री डैनियल को ढूंढ लिया है और हमने पहले ही औपचारिक शिकायत दर्ज कर दी है। उसे अस्पताल के कानूनी बोर्ड के सामने पेश होने के लिए समन्ड किया गया है। आखिरकार, वह आदमी जिसने उसे उसकी जिंदगी के सबसे नाजुक पल में छोड़ा था, उसे परिणामों का सामना करना होगा। लीसा ने धीरे से अपनी बेटी के माथे को चूम लिया और फुसफुसाया। तुम गलती नहीं हो। तुम एक आशीर्वाद हो और मैं कभी नहीं होने दूंगी कि कोई तुम्हें इसके विपरीत महसूस कराए। इस बीच डैनियल अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में बैठा था, पैर क्रॉस किए हुए, धूप के चश्मे पहने हुए, जैसे पूरा मामला एक गलत फहमी हो। उसने डिजाइनर शर्ट पहनी थी। उसके कलाई पर सोने की घड़ी चमक रही थी और महंगे इत्र की खुशबू कमरे में भर रही थी। वही इत्र जो उसने उस दिन अस्पताल छोड़ते समय पहना था। लेकिन इत्र की कोई भी महक उसके कर्मों की बदबू को ढक नहीं सकती थी। प्रशासनिक अधिकारी ने फाइल में भरे दस्तावेजों के साथ आगे झुका। भुगतान फॉर्म, अस्पताल के लॉग, नर्सों से गवाही, यहां तक कि सुरक्षा कैमरे के स्क्रीनशॉट्स भी दिखा रहे थे, जिसमें डैनियल को प्रसूति वार्ड से बाहर जाते हुए दिखाया गया था। मी डैनियल, प्रशासनिक अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे पास सभी प्रमाण हैं। आपने अपनी पत्नी को अस्पताल लाया था।
वह प्रसव पीड़ा में थी। आपने सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे। फिर आप चले गए। वह अकेले बच्चे को जन्म देती है। आप कभी वापस नहीं आए। आपने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ी। एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक आदमी के रूप में। डैनियल हंसा। मुझे तुम्हें कुछ नहीं देना है। यह मेरा पारिवारिक मामला है। प्रशासनिक अधिकारी ने फाइल को मेज पर जोर से पटका। नहीं, एमी डैनियल, जब आपने अपनी पत्नी को छोड़कर यहां छोड़ दिया, तो यह अस्पताल का मामला बन गया। वह एक मरीज थी। उसने हमारी देखरेख में बच्चा जन्म दिया और आप उसे बिना भुगतान या समर्थन के छोड़ गए। वह खड़ा हुआ। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हमने एक कानूनी शिकायत दर्ज की है और जब तक आप पूरा बिल नहीं चुकाते, साथ ही परित्याग और मानसिक तनाव के लिए हर्जाना, हम इसे और बढ़ाएंगे। आपके कार्यस्थल तक, पुलिस तक और सामाजिक सेवाओं तक। डैनियल की आत्ममुग्ध मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। लीसा के घर वापस दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। लीसा ने उसे सावधानी से खोला, बच्चे को अपनी बाहों में थामे। उसे हैरानी हुई कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और महिला अधिकार समूह का एक प्रतिनिधि वहां खड़े थे। शुभ प्रभात, मैम लीसा, महिला ने गर्मजोशी से कहा। हमें आपकी कहानी के बारे में पता चला, जो आपके साथ हुआ। अस्पताल ने हमसे संपर्क किया। हम यहां आपकी मदद करने आए हैं। आंसू फिर से लीसा की आंखों में थे, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, राहत से। वे अंदर आए और उसके साथ बैठे। सुना, नोट्स लिए, उसका हाथ पकड़ा, कानूनी सलाह दी, समझाया कि वह एकल माताओं के लिए समर्थन कैसे आवेदन कर सकती है। उसे कुछ संगठनों के नंबर दिए जो उसकी बेटियों को स्कूल भेजने में मदद करेंगे। उन्होंने यह भी वादा किया कि अगर डैनियल अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को स्थायी रूप से छोड़ने की कोशिश करेगा, तो वे उसकी मदद करेंगे। सप्ताहों में पहली बार लीसा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अकेली नहीं है। डैनियल कुछ दिनों बाद अपने घर वापस आया, केवल यह जानने के लिए कि उसके दरवाजे पर एक लिफाफा चिपका हुआ था। यह अदालत से था। बच्चे की उपेक्षा और परित्याग के लिए कानूनी कार्यवाही का नोटिस, परिवार न्यायालय में पेश होने के लिए समन, आपको सभी लंबित अस्पताल बिलों का भुगतान करना है और बच्चों का समर्थन प्रदान करना है। वह कागज गुस्से में फाड़ते हुए गिरा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस दुनिया से वह सोचता था कि वह भाग सकता है, वही अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। उसका फोन बजा। यह उसका नियोक्ता था। मी डैनियल, हमें आपके आचरण के संबंध में एक औपचारिक शिकायत प्राप्त हुई है। आपने कंपनी पर नकारात्मक ध्यान आकर्षित किया है। इस मामले के हल होने तक हम आपको बिना वेतन के निलंबित कर रहे हैं। उसका दूसरा फोन बजा। उसकी दूसरी प्रेमिका। मैंने समाचार देखा। लोग उस बारे में बात कर रहे हैं जो तुमने अपनी पत्नी के साथ किया। मुझे फिर कभी कॉल मत करना। डैनियल अब अकेला था, सच में अकेला। महीने बीत गए। लीसा ने सहायता समूह की मदद से पार्ट टाइम काम ढूंढ लिया। उसकी बड़ी बेटियां छात्रवृत्तियों के साथ स्कूल लौट आईं। उसकी नवजात बेटी, वही जिसे डैनियल ने नकारा था, हर दिन और भी मजबूत और खूबसूरत होती जा रही थी। और लीसा, वह अपनी समुदाय में एक प्रतीक बन गई। एक ऐसी महिला जिसने दिल टूटने को सहा और फिर से उठ खड़ी हुई। एक मां जिसने शर्म के बजाय ताकत चुनी। एक उत्तरजीवी जो अब दूसरों की पीड़ा में मदद करती थी। एक दिन एक स्थानीय टीवी चैनल से पत्रकार उसे इंटरव्यू करने आया। लीसा, अगर आप अपने पति डैनियल से कुछ कह सकती तो आप क्या कहेंगी? लीसा ने अपनी बेटी को अपनी गोदी में लिया, कैमरे में देखा और शांतिपूर्वक कहा, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे यह दिखाने के लिए कि आप सच में कौन हैं। क्योंकि जिस दिन आपने मुझे उस अस्पताल में छोड़ा था, वह दिन था जब मैंने खुद को पाया और मैंने एक ऐसी ताकत पाई जिसे आप कभी समझ नहीं पाएंगे। 2 हफ्ते बीत चुके थे उस तूफान के बाद जिसने लीसा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। वह घर जो कभी उसने डैनियल के साथ साझा किया था, अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। एक ऐसा स्थान जहां दिल टूटे और धोखा मिला। लेकिन कुछ नया उसके अंदर उगने लगा था। ताकत। अस्पताल की सामाजिक कार्यकर्ता और एक स्थानीय सरकारी महिला समर्थन एजेंसी की मदद से लीसा शहर के किनारे पर एक छोटे से लेकिन साफ सुथरे 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए जा सकी। यह महंगा नहीं था, लेकिन यह उसका था और यह प्यार से भरा हुआ था।
चार बेटियां जल्दी ही समायोजित हो गईं। वे फिर से हंसने लगीं। वे टाइल के फर्श पर खेली और अपनी मां की मदद से बच्चों के कपड़े मोड़ने लगीं। वे अपनी नई छोटी बहन से गहरी मोहब्बत करती थीं, हालांकि वे पूरी तरह से नहीं समझ पाई थीं कि पापा अब क्यों नहीं आते। लीसा, जो अब चार बच्चों की अकेली मां बन चुकी थी, ने महिलाओं के मामलों के सशक्तिकरण कार्यालय में अपनी नई नौकरी शुरू की। उसे यह पद तब दिया गया जब उसकी कहानी विभाग प्रमुख की डेस्क तक पहुंची, एक महिला जिसने कई साल पहले परित्याग का अनुभव किया था। तुम्हारे पास वो है जो कई महिलाओं के पास नहीं है, निदेशक ने उसे कहा था। तुमने आग में तपकर देखा है और तुम अभी भी खड़ी हो। यही ठीक वह है जो हमें यहां चाहिए। अब लीसा अपने दिन दूसरों महिलाओं की मदद करने में बिताती थी। युवा माताएं, विधवाएं, घरेलू हिंसा की पीड़िताएं, उन्हें अपनी आवाज में ताकत ढूंढने में मदद करती थी। उसने समूह सत्रों का आयोजन किया, महिलाओं को ग्रांट्स के लिए आवेदन करने में मदद की और जरूरत पड़ने पर अपनी खुद की कहानी भी साझा की। उसकी तनख्वाह बड़ी नहीं थी, लेकिन पहली बार वह बिना किसी पुरुष से मदद मांगे अपने बच्चों को खिला सकती थी। हर रात वह अपनी बेटियों को मुस्कान के साथ सुलाती और अपने आप से फुसफुसाती, यह वही जीवन है जो मुझे हमेशा से होना चाहिए था। इस बीच डैनियल की दुनिया ढह रही थी। डैनियल के लिए चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। उसे बिना वेतन के काम से निलंबित कर दिया गया था। उसकी परित्याग की खबर कॉरपोरेट सर्कल में फैल चुकी थी। उसके सहकर्मी कॉल करना बंद कर चुके थे। उसका बॉस, जो खुद तीन बेटियों का पिता था, ने ठंडे स्वर में कहा, हम तुम्हारे जैसे पुरुषों को यहां नहीं चाहते। वह एक नई नौकरी पाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब उन्होंने उसका संदर्भ चेक किया तो दरवाजे बंद हो जाते। यहां तक कि उसकी शानदार जीवन शैली भी फीकी पड़ गई। उसका बैंक खाता लगभग सूख चुका था। महंगा इत्र अब बेकार पड़ा था। उसकी ईंधन टंकी लगभग खाली थी। और सबसे बुरी बात, वह एक व्यक्ति जिसे वह सोचता था कि वह उसकी परवाह करती है, वह दूसरी प्रेमिका जिसके लिए उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था, ने उसे छोड़ दिया था। जब तक एक दिन उसका फोन बजा। यह एक शांत बुधवार दोपहर था। डैनियल अपने अस्त-व्यस्त अपार्टमेंट में बिना शर्ट के बैठा था, दीवार की ओर बेरुखी से देख रहा था जब उसका फोन बजा। ब्लेसिंग स्क्रीन पर चमका। उसका दिल धड़कने लगा। उसने अस्पताल के ड्रामा के बाद से उससे कोई संपर्क नहीं किया था। आखिरकार वह कॉल कर रही थी। उसने मुस्कुराया, अपना चेहरा पोंछा और जल्दी से जवाब दिया। हेलो बेबी, मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज ने उसे काट दिया, ठंडी, सीधी। डैनियल, क्या मैं तुम्हें अब मिल सकती हूं? ये जरूरी है। वह तुरंत खड़ा हो गया। उसकी छाती में उम्मीद जाग रही थी। हाँ, बिल्कुल। मैं 15 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। ब्लेसिंग के अपार्टमेंट में डैनियल हाँफते हुए पहुंचा, खुद को संयमित दिखाने की कोशिश करते हुए। उसकी शर्ट झुर्रीदार थी। उसके जूते धूल से सने हुए थे। उसने हल्का सा दरवाजा खटखटाया। ब्लेसिंग ने बिना मुस्कान के दरवाजा खोला। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें रोने से लाल थीं। आओ अंदर, उसने सपाट आवाज में कहा। वह अंदर गया, उम्मीद कर रहा था कि शायद एक गले लगना होगा या कुछ और, लेकिन कमरे में हवा भारी थी, तनावपूर्ण। वह सोफे के किनारे बैठा, उसकी ओर झुका। क्या हो रहा है बेबी? मुझे तुम्हारी याद आई। मुझे पता है कि लीसा के साथ चीजें उलझ गईं, लेकिन मैं अब यहां हूं। बस मुझे बताओ क्या गलत है? ब्लेसिंग नहीं बैठी। वह खड़ी थी, हाथ बांधकर, आवाज कांपती हुई। मैं गर्भवती हूं डैनियल। कमरा सन्नाटा हो गया। डैनियल ने धीरे धीरे आंखें झपकाईं। क्या? मैं गर्भवती हूं। यह तुम्हारा है। वह अचानक खड़ा हुआ, पीछे हटते हुए, जैसे उसने उसे थप्पड़ मारा हो। नहीं नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। यह बहुत संभव है, उसने कहा। उसकी आवाज तेज हो रही थी। तुम जानते हो यह सच है। वह घबराकर अपनी माथे को रगड़ने लगा। ब्लेसिंग, क्या तुम पागल हो? मैं शादीशुदा हूं। क्या तुम मुझे पूरी तरह से तबाह करना चाहती हो? वह उसकी ओर घूरते हुए खड़ी रही, चौंकी हुई। तुमने पहले ही खुद को तबाह कर लिया, उसने छिड़कर कहा। तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे पास आए थे, जब वह बच्चे को जन्म दे रही थी, मेरे लिए। और अब, जब मैं तुम्हारा बच्चा पेट में लिए हुए हूं, तुम घबराए हुए हो? वह करीब आया।
अपनी आवाज को खतरनाक स्वर में बदलते हुए। बस, बस, इसे खत्म कर दो। तुम इसे नहीं रख सकती। उसके मुंह से शब्द बाहर निकल गए। तुमने अभी क्या कहा? तुमने मुझे सुना, उसने ठंडे स्वर में कहा। इसे खत्म कर दो। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही काफी समस्याएं हैं। तूफान से पहले की खामोशी ब्लेसिंग जड़ हो गई। उसके हाथ मुट्ठी में सख्ती से बंद थे। यह वह नहीं था जो उसने उम्मीद की थी। उसने सोचा था कि डैनियल जिम्मेदारी लेगा। वह कहेगा, हम इसे हल कर लेंगे। वह उसे गले लगाएगा और उसे सुरक्षा का वादा करेगा। इसके बजाय उसने उसकी आंखों में वही देखा जो शायद लीसा ने अस्पताल के बिस्तर पर देखा होगा। एक आदमी जो कठिनाइयां आने पर भाग जाता है। ब्लेसिंग की आंखों में आंसू जमा हो गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। तुम डरपोक हो, डैनियल, उसने फुसफुसाया। तुमने एक महिला को प्रसव पीड़ा में छोड़ दिया। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम मुझे भी छोड़ दोगे। वह हंसा। तुम जानती थी कि मैं शादीशुदा हूं। तुमने अपनी भूमिका निभाई। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, उसने चिल्लाया। वह कंधे उचकाते हुए बोला, तो मैं नहीं करता। यह आखिरी आघात था। ब्लेसिंग का निर्णय 3 दिन बाद डैनियल को एक और कॉल आया। इस बार एक ऐसे नंबर से जिसे उसने पहचाना नहीं। हेलो, शुभ अपराह्न। यह महिला कानूनी सहायता केंद्र से है। आपका नाम मिस ब्लेसिंग ओजो द्वारा दायर पितृत्व समर्थन अनुरोध का हिस्सा के रूप में सबमिट किया गया था। हम शीघ्र ही आपके पते पर कानूनी दस्तावेज भेजेंगे। डैनियल का फोन हाथ से गिरने वाला था। यह वह पल था जब उसे एहसास हुआ, इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। 2 महिलाएं, 2 बच्चे और अब 2 कानूनी मामले। सब कुछ टूट रहा था। लीसा उठती हुई अपने छोटे से अपार्टमेंट में, लीसा अपनी बेटियों के साथ डिनर तैयार कर रही थी जब दरवाजे पर खटखटाहट हुई। यह महिला मामलों के कार्यालय की निदेशक थीं। लीसा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगले महीने एक सम्मेलन है, राष्ट्रीय महिला नेतृत्व सम्मेलन। हम चाहते हैं कि आप बोलें। आपकी कहानी यह सुनी जानी चाहिए। लीसा हैरान होकर घूरने लगी। मैं? बोलना? मैं तो बस। आप सिर्फ कुछ नहीं हैं, महिला ने कहा, उसका कंधा थपथपाते हुए। आप एक उत्तरजीवी हैं। आप एक मां हैं और आप एक उदाहरण हैं। अन्य महिलाओं को यह देखना चाहिए कि ताकत कैसी होती है। लीसा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में भावना भर आई। सिर्फ 1 महीने में वह अस्पताल के बिस्तर पर रोती हुई मां से एक ऐसी महिला बन गई थी जो अब खड़ी हो सकती थी और दूसरों के लिए बोल सकती थी। उसकी बच्ची धीरे से बैकग्राउंड में गुनगुना रही थी। उसकी बेटियां मेज पर हंस रही थीं और उसी पल में लीसा ने फुसफुसाया, ईश्वर, धन्यवाद। मैंने एक पति खो दिया, लेकिन मैंने अपना जीवन पा लिया। डैनियल का चेहरा निराशा से विकृत हो गया जब वह ब्लेसिंग के छोटे से अपार्टमेंट के बीचों बीच खड़ा था। उसने जो सबसे कठोर शब्द कहे थे, वह उधार नहीं दे सकता था। इसे खत्म कर दो। ब्लेसिंग, हालांकि, इसे सहन नहीं कर रही थी। वह उसके सामने खड़ी थी, अपने हाथ अपनी छाती पर मोड़े हुए, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस बच्चे को खत्म कर दूंगी, क्योंकि यह तुम्हारे लिए असुविधाजनक है, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ चुके हो। क्या तुम सच में मुझे भी छोड़ देना चाहते हो? डैनियल का जबड़ा कस गया। वह इस तरह से चुनौती दिए जाने का आदी नहीं था। उसका मन दौड़ रहा था। वह एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। वह निराश था। जिंदगी आखिरकार ट्रैक पर आ रही थी। उसने नई नौकरी पा ली थी और वह महसूस कर रहा था कि उसका साम्राज्य फिर से उठ रहा था। लेकिन एक चीज थी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था, गर्भावस्था। मैंने तुम्हें कहा था, मैं शादीशुदा हूं। मेरी एक जिंदगी है जिसमें तुम शामिल नहीं हो, उसने चिढ़कर कहा। मैं इस बच्चे को नहीं रख सकता। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुझे पीछे खींच रही हो। ब्लेसिंग की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका गुस्सा अब उस पर नहीं था, वह खुद पर था कि उसने पहले जगह क्यों ली थी। तुम सोचते हो कि तुम बस जा सकते हो और मुझे इस गड़बड़ी में छोड़ सकते हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। क्या तुम जानते हो कि उस आदमी के लिए एक बच्चा पेट में रखना कैसा होता है, जो तुम्हारी परवाह भी नहीं करता? डैनियल ने अपनी एड़ी घुमाई और दरवाजे की ओर बढ़ा, बिना उसे एक और नजर देखे।
फिर इसे हल कर लो। मैं अब खत्म हूं। उसने दरवाजा जोर से बंद किया। उसे अपार्टमेंट के बीचों बीच खड़ा छोड़ते हुए वह तेजी से सांस ले रही थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वह सोफे पर गिर पड़ी, पछतावे और निराशा में रोते हुए। मैंने ऐसा क्यों होने दिया? उसने बुरी तरह रोते हुए कहा, अपना पेट पकड़ते हुए। मैंने एक ऐसे आदमी के लिए क्यों गर्भवती हो गई जिसे मेरी परवाह भी नहीं? 8 महीने बाद डैनियल के ब्लेसिंग के अपार्टमेंट से गुस्से में जाने के बाद 8 महीने बीत चुके थे। इस समय में डैनियल ने खुद को फिर से खड़ा करने में कामयाबी हासिल की थी। उसकी नई नौकरी, जो एक बढ़ती हुई निर्माण कंपनी में वरिष्ठ पद थी, ने उसे अपनी जिंदगी फिर से बनाने का मौका दिया था। उसने खुद के लिए जमीन खरीदी और फिर से निवेश करना शुरू किया। उसकी पूर्व जीवन की भव्यता धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन अब भी एक चीज गायब थी। एक बेटा। वह एक चीज जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था। एक लड़का जो उसका नाम आगे बढ़ाए, जो दुनिया को यह दिखाए कि वह सिर्फ एक विफलता नहीं है। ब्लेसिंग अब लगभग 9 महीने गर्भवती, जन्म की तैयारी कर रही थी। उसने जुड़वां बच्चों के बारे में सच को छुपा लिया था, यह जानते हुए कि डैनियल एक बेटे के लिए कितना हताश था। उसे उसका सपना देने से बेहतर तरीका क्या हो सकता था, जिसका वह हमेशा से सपना देखता था? एक शाम ब्लेसिंग अपने कमरे में बैठी थी। वह योजना पर विचार कर रही थी, जिसे उसने लीसा के साथ मिलकर तैयार किया था। दोनों महिलाओं के पास डैनियल की गिरावट से कुछ न कुछ हासिल करने का मौका था, और मिलकर उन्होंने एक साजिश बनाई थी जो यह सुनिश्चित करती कि वह सब कुछ खो दे। लीसा ने नर्क से गुजरने जैसा महसूस किया था। उसका विवाह, उसका विश्वास, सब कुछ डैनियल की क्रूरता ने छीन लिया था। उसने उसे सजा दिलवाने की कसम खाई थी, और अब ब्लेसिंग की मदद से वह उसे कष्ट उठते हुए देखेगी। ब्लेसिंग ने लीसा को झूठे स्कैन परिणामों के बारे में बताया कि वह जो बच्चा अपनी कोख में लिए हुए थी, वह जुड़वां थे, दोनों लड़के। उसे डैनियल की बेटे के रूप में वारिस की जिद का पता था, और वह जानती थी कि अगर वह उसे यकीन दिला सकती है कि जुड़वां बच्चे वही बेटे हैं जिनकी वह इतनी बेताबी से तलाश कर रहा था, तो वह उसे कुछ भी देने के लिए तैयार होगा। उसे कॉल करो, लीसा ने कहा। उसे खुशखबरी बताओ, सुनिश्चित करो कि वह इसे विश्वास करे। बाकी हम संभाल लेंगे। अगली सुबह डैनियल का फोन एक इनकमिंग कॉल से बजा। यह ब्लेसिंग का था। उसने तुरंत जवाब दिया। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। हेलो, उसने पूछा। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। डैन? ब्लेसिंग की आवाज मुलायम थी, लगभग कांपती हुई। मेरे पास कुछ खबर है। तुम्हें अभी आना होगा। ब्लेसिंग, क्या हुआ? क्या सब ठीक है? उसकी आवाज अब घबराई हुई थी। वह उसे और बच्चे को खो नहीं सकता था। वह एक और निराशा को हाथ से निकलने नहीं दे सकता था। मैं कल एक स्कैन के लिए गई थी, उसने कहा। और मैं जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली हूं, डैन। डैनियल का दिल एक धड़कन छोड़ गया। जुड़वां? जुड़वां? उसने फिर से कहा, अपनी खुशी को मुश्किल से रोकते हुए। ये ये अद्भुत है। लेकिन क्या तुम पक्की हो? हाँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक रुकावट थी। लेकिन और भी है। वे दोनों लड़के हैं, डैन। मैं 2 बेटे पैदा करने वाली हूं। डैनियल का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह यकीन नहीं कर सका। 2 बेटे? आखिरकार उसे वह मिल जाएगा जो वह चाहता था। एक पुरुष वारिस, एक धरोहर। उसकी आवाज कोमल हो गई, और उसे अपने दिल में खुशी का एहसास हुआ। ये वही है जो मैंने हमेशा चाहा है। मैं अभी रास्ते में हूं। मैं सब कुछ खरीदूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए, ब्लेसिंग। डैनियल दरवाजे से बाहर भागा, अपने बेटे की संतान पैदा करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए उत्साहित। उसने कपड़े, खिलौने खरीदे, और यहां तक कि जुड़वां बच्चों के लिए स्कूलों को देखना शुरू कर दिया, एक भविष्य की कल्पना करते हुए जहां उसके बेटे उसका नाम आगे बढ़ाएंगे। वह लड़कों की खबर से इतना अंधा हो गया था कि उसने जाल को नहीं देखा था जो उसके लिए बारीकी से बुना गया था। इस बीच ब्लेसिंग ने अस्पताल के साथ इंतजाम किए थे। उसने जिम्मेदार डॉक्टर से बात की थी, स्थिति को समझाया और उसे बताया था कि उसे क्या करना होगा। डॉक्टर, जो उसका पुराना दोस्त था, मदद करने के लिए सहमत हो गया था। वह डैनियल को बताएगा कि प्रसव के दौरान जटिलताएं उत्पन्न हो गईं और जुड़वां बच्चों की जान खतरे में है। वे उसे बताएंगे कि उसे बच्चों को बचाने के लिए एक बड़ी राशि की जरूरत है, 5 मिलियन नायरा।
और सबसे अच्छी बात, डैनियल, जो अपने बेटे पाने के लिए पागल और हताश था, वह जो भी जरूरी होगा उतना देने के लिए तैयार था। प्रसव का दिन, यह प्रसव का दिन था। डैनियल प्रसव कक्ष के बाहर नर्वस होकर टहला रहा था। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह अपना फोन पकड़े हुए था। वह कुछ भी करने के लिए तैयार था, जो भी खर्च हो, ताकि उसके बेटे स्वस्थ पैदा हों। ब्लेसिंग को पहले ही तैयार कर लिया गया था और अस्पताल के कर्मचारी योजना में शामिल थे। डैनियल को कमरे से बाहर रखा गया था। उसे बताया गया था कि जन्म के दौरान जटिलताएं उत्पन्न हो गई थीं। डॉक्टर ने गंभीर चेहरा लिए हुए उसके पास पहुंचा। मी डैनियल, उसने गंभीर स्वर में कहा, हमने जो कुछ भी किया वह कर लिया है, लेकिन अब गंभीर जटिलताएं हैं। बच्चों को संकट है। हमें तुरंत 5 मिलियन नायरा की आवश्यकता है ताकि हम आपातकालीन सर्जरी कर सकें। डैनियल का दिल तेजी से धड़कने लगा। 5 मिलियन, वह बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, मैं इसे ले आऊंगा, मैं पैसे लाऊंगा, बस बस उन्हें बचा लो। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका चेहरा निस्पृह था। हमें कार्यवाही शुरू करने से पहले यह राशि चाहिए होगी। ब्लेसिंग के कमरे में जैसे ही डैनियल पैसे की व्यवस्था करने के लिए भाग रहा था, वह खुद से मुस्कुराई। यही वह पल था। डैनियल सीधे उसके जाल में फंस चुका था, बेटों के लिए हताश और अपनी खुद की लालच से अंधा। वह लीसा के बारे में सोच रही थी, जो इस योजना का हिस्सा हमेशा से रही थी, और एक गहरी संतुष्टि उसके भीतर उमड़ी। डैनियल को जो कुछ भी उसने उनके साथ किया, उसका भुगतान करना होगा। वह सब कुछ खो देगा। खेल लगभग खत्म हो चुका था। ब्लेसिंग को बस डैनियल के लौटने का इंतजार करना था, उसके साथ उसका पैसा तैयार होकर धोखा खाने के लिए। और जहां तक डैनियल की बात है, वह आदमी जो सोचता था कि वह अजेय है, वह अब सीखने वाला था कि कोई भी अपने कर्मों के परिणामों से नहीं बच सकता, खासकर जब उसकी हताशा उसे अंधा कर देती है। घंटों बीत गए और अस्पताल के कमरे में तनाव को महसूस किया जा सकता था। डैनियल ने 5 मिलियन नायरा के साथ वापस लौटने की जल्दी की थी, जैसे डॉक्टर ने निर्देश दिया था। उसने पैसे अस्पताल के खाते में ट्रांसफर किए। उसका दिल धड़क रहा था। वह उन जुड़वाओं बच्चों को बचाने के लिए हताश था, जिनकी वह लंबी समय से इच्छा कर रहा था। उसका मन अब इस विचार से भरा हुआ था कि भविष्य अब क्या होगा, अब जबकि उसे वह बेटे मिलेंगे जिन्हें वह इतनी बेताबी से चाहता था। जो कुछ भी उसने किया था, जो भी सालों का दर्द और निराशा थी, वह अब आखिरकार फलने वाला था। वह 2 मजबूत लड़कों का पिता बनेगा। उसकी धरोहर सुरक्षित होगी। लेकिन डैनियल को यह नहीं पता था कि जिस खेल को वह खेल रहा था, वह जल्द ही उसके खिलाफ मुड़ने वाला था। जुड़वां बच्चों का जन्म अगली सुबह ब्लेसिंग ने 2 लड़कों को जन्म दिया। वह थकी हुई थी लेकिन संतुष्ट थी। योजना सही रास्ते पर थी। जन्म के कुछ घंटों बाद उसने लीसा को कॉल करने में कामयाबी पाई। उसकी आवाज में राहत और एक अजीब सी अंतिमता की भावना थी। लीसा, उसने धीरे से फुसफुसाया, मैंने बच्चे को जन्म दिया है। मुझे तुमसे अस्पताल आने की जरूरत है। लीसा, जिसने पिछले कुछ दिनों में अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने और चीजों को फिर से ट्रैक पर लाने में समय बिताया था, तुरंत अस्पताल की ओर बढ़ी। उसे पता था कि डैनियल के धोखे के बाद उसकी जिंदगी एक तूफान जैसी रही थी, लेकिन अब चीजें एक बार फिर से बदलने वाली थीं। जब लीसा अस्पताल पहुंची, तो उसे ब्लेसिंग मिली, जो अभी भी अपनी अस्पताल की गाउन में थी और अपनी एक जुड़वां बच्चे को अपनी बाहों में थामे हुए थी। अस्पताल का कमरा शांत था। केवल चिकित्सा मशीनों की हल्की बीपिंग सुनाई दे रही थी। ब्लेसिंग, लीसा ने कहा। उसकी आवाज में भ्रम और प्रत्याशा का मिश्रण था। ब्लेसिंग ने कमजोर मुस्कान दी। उसकी आंखें पिछले कुछ दिनों के तनाव से लाल थीं। उसने बच्चा लीसा को सौंपते हुए धीरे धीरे और सोच समझकर शब्द कहे, मुझे तुम्हारे पास इन लड़कों को भेजने की जरूरत है लीसा। उसने धीरे से कहा, ये तुम्हारे बच्चे हैं। अस्पताल तुम्हारे खाते में 4 मिलियन नायरा ट्रांसफर करेगा, कम से कम तुम्हारी कुछ आर्थिक मदद के लिए। लीसा की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम क्या मतलब कह रही हो? मैं जा रही हूं लीसा, ब्लेसिंग ने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से भी कम थी। मैं 2 महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जा रही हूं। मैंने अपना फैसला ले लिया है। तुम इन बच्चों की हकदार हो। तुम एक परिवार की हकदार हो, और तुम्हारे पास जो ताकत है, तुम नहीं जानती। मैं चाहती हूं कि तुम इनका ख्याल रखो। लीसा की आंखों में आंसू आ गए।
वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। उसका दिल उस सब का बोझ महसूस कर रहा था जो अब तक हुआ था, धोखा, दर्द और अब यह अप्रत्याशित मोड़। और डैनियल? लीसा ने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। उसे माफ कर देना, अगर वह कभी तुम्हारे पास आए, ब्लेसिंग ने कहा, अपनी आंखों में सच्चाई के साथ उसे देखते हुए। वह तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन अगर वह सच में सुधार करना चाहता है, तो घमंड को अपनी शांति को चुराने से मत रोकना। बच्चों का ख्याल रखना। मैं समय समय पर संपर्क में रहूंगी। लीसा ने सिर हिलाया। उसकी भावनाएं उलझी हुई थीं। उसने ब्लेसिंग को कसकर गले लगा लिया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। धन्यवाद सब कुछ के लिए। अगली सुबह डैनियल अस्पताल पहुंचा, ब्लेसिंग और अपने नए परिवार को घर लाने के लिए उत्साहित। वह गलियारों में अपने सीने को फैलाकर चल रहा था, जैसे उसने कुछ कीमती चीज को फिर से प्राप्त किया हो, कुछ ऐसा जिसे वह लगभग हमेशा के लिए खो चुका था। वह सीधे ब्लेसिंग के कमरे में गया, यह उम्मीद करते हुए कि वह जुड़वां बच्चों के साथ आराम कर रही होगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह रुक गया। कमरे में कोई बच्चे नहीं थे। पालने में जीवन का कोई संकेत नहीं था। ब्लेसिंग? उसने पुकारा। उसकी छाती में घबराहट उठ रही थी। ब्लेसिंग, जो बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी, एक उदास मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ी। वह शांत थी, लगभग ज्यादा शांत। बच्चे कहाँ हैं? डैनियल ने पूछा। उसकी आवाज भ्रम और गुस्से से उठ रही थी। मेरे बेटे कहाँ हैं? वे तुम्हारी पत्नी के पास हैं, ब्लेसिंग ने जवाब दिया। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। मैंने एक फैसला लिया है। मैं जा रही हूं। मैं 2 महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जा रही हूं। जुड़वां बच्चे अब लीसा के पास हैं। मैंने उन्हें उसे दे दिया। केनेथ की दुनिया उस पल में ढहती हुई सी लगने लगी। उसका शरीर भारी महसूस हुआ। उसका दिमाग चकरा गया। तुम्हारा क्या मतलब है? वे लीसा के पास हैं? उसने चिल्लाया। तुमने मुझसे वादा किया था। वे मेरे थे। मुझे माफ करना डैनियल, ब्लेसिंग ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। लेकिन अब मैं यह नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चों को इस गड़बड़ी में नहीं पाल सकती। तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया और अब तुमने सब कुछ खो दिया है। जुड़वां बच्चे उस महिला के पास हैं जो उन्हें हकदार है, जो पीछे छोड़ी गई थी। डैनियल ने पीछे हटते हुए महसूस किया कि उसके शब्दों का वजन एक भारी चोट की तरह था। उसका मन इस सब का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इस नुकसान को पलटने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। वह शर्म से घुटनों के बल गिर पड़ा। एक आदमी जो अपनी ही हरकतों से टूट चुका था। 1 हफ्ते बाद डैनियल ने लीसा को कॉल किया। उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे जो कुछ भी उसने किया था, उसकी सजा का सामना करना ही था। लीसा, क्या मैं क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं? उसकी आवाज शांत थी, लगभग भीख मांगने वाली। लीसा ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर सोचा। उसने बहुत कुछ झेला था, धोखा, दिल टूटना और अब यह। लेकिन वह अपनी गुस्से को हमेशा के लिए नियंत्रण नहीं कर सकती थी। उसे आगे बढ़ना था, अपने बच्चों के भले के लिए। ठीक है, उसने धीरे से जवाब दिया। आओ। जब डैनियल लीसा के घर पहुंचा, वह दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा पीला था, उसका रुख टूट चुका था। लीसा, उसने शुरू किया, उसकी आवाज कटी हुई थी। मैं मुझे माफ करना। मैं एक बेवकूफ था। मैं तुम्हारा माफी का हकदार नहीं हूं। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है और मैं इसे वापस नहीं ले सकता। लेकिन कृपया, कृपया जानो कि मैं सब कुछ के लिए माफी चाहता हूं। लीसा ने उसे उदासी और समझ के मिश्रण के साथ देखा। उसने इस आदमी के लिए पर्याप्त आंसू बहाए थे। लेकिन अब सवाल यह था, क्या वह उसे माफ कर सकती थी? मैं जो तुमने किया, उसे कभी नहीं भूल सकती, डैनियल, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, हमारी बेटियों के लिए, हमारे भविष्य के लिए। और इसके साथ उसने हाथ बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। यह कोई बड़ा इशारा नहीं था, लेकिन यह पर्याप्त था। उसने उसे माफ कर दिया, न उसके लिए, बल्कि अपने लिए। नई शुरुआत डैनियल ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश शुरू की। लेकिन यह आसान नहीं था। लीसा भी बदल चुकी थी। वह अब वह टूटी हुई महिला नहीं थी जिसे उसने छोड़ दिया था। वह मजबूत, स्वतंत्र और अपने बच्चों को पालने में केंद्रित थी। उनकी जिंदगियां, जो घावों से भरी थीं, धीरे धीरे ठीक होने लगीं। डैनियल अपनी परिवार का समर्थन करने के लिए
कठिन मेहनत करता था और लीसा महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यालय में अपना काम जारी रखती थी। जुड़वां बच्चे, जो अब लीसा और उसकी बेटियों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे, घर में नई खुशी लेकर आए। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, तो कृपया 0 से 10 तक रेटिंग दें। अगली कहानी में मिलते हैं। समाप्त। कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको कहानी दिलचस्प लगी हो और उस शहर का नाम कमेंट करें जहां से आप इसे देख रहे हैं।